सो दोस्तों इसी कड़ी में जो दूसरा बिल गवर्नमेंट ने रिलीज किया है वो है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल 2020। इस बिल के अंदर गवर्नमेंट ने इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लीगलाइज किया है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अगर कुछ नुकसान हो जाता है किसान को तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अंदर क्लॉजेस दिए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समझाने के लिए मैं आपको छोटे से शब्दों में इतना बता देता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बेसिकली क्या होती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर किसान को ऑलरेडी पहले बता दिया जाता है उसके बायर द्वारा कि उसको इतना सामान चाहिए और वो उसको इतने प्राइस में खरीदेगा। इससे फायदा ये होता है कि किसान को बोने से पहले ही पता होता है कि उसको कितना बोना है और उसको कितना उगाना है और कितने उगाए पे उसको कितना प्राइस मिलेगा। इससे किसान एक तरीके से सिक्योर हो जाता है कि कम से कम उसकी फसल खरीदने के लिए एक खरीदार खड़ा है। दोस्तों सारी बड़ी बड़ी कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बेसिस पर ही बाय करती हैं और जितनी भी दुनिया में विकसित देश हैं जिनको हम लोग एडमायर करते हैं, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रिंसिपल ही चलता है। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि लेस की कंपनी अपने आलूओं को एपीएमसी की मंडी में नहीं खरीदती, वो उसको फार्म से, किसानों से डायरेक्ट खरीद के आती है। वो किसानों को बताती है कि उनको कितना आलू चाहिए, किस साइज का आलू चाहिए, किसान उस आलू को उतने साइज के हिसाब से बोता है, उतना उसको उगाता है और लेज वालों को सेल कर देता है। इससे किसान भी खुश होता है और कंपनी भी वन पॉइंट ऑफ सोर्स से डील करके खुश रहती है। तो होने से पहले किसी भी किसान को पता हो कि उसका सामान बिक चुका है या वो बिक ही जाएगा तो इससे बढ़िया खुशी किसी किसान के लिए क्या ही होगी। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कुछ इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल 2020 निकाला है। क्योंकि ये नया प्रोसेस है इंडियन फार्मर्स के लिए और उसमें उनका शोषण भी हो सकता है किसी बड़ी कंपनी द्वारा, तो सरकार ने इस पूरे बिल को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और किसानों की प्रोटेक्शन के लिए भी इसके अंदर क्लॉजेस दिए गए हैं। तो हम लोग बिना किसी समय को बर्बाद करे इसके बिल को पढ़ते हैं और इसके अंदर दिए गए क्लॉजेस को आपको बहुत ही क्विक पॉइंट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। दोस्तों इस फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल के अंदर कुल 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे किसानों के मन में डर और आप लोगों के इस बिल के प्रति अच्छा या बुरा होने की शंकाओं को दूर कर सकते हैं और हम अपने उन 5 ही पॉइंटों को इन सारे क्लॉजेस में मेनली पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आप क्लॉज नंबर 3 पे जाएं तो उसमें बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो टाइम पीरियड है वो एक क्रॉप सीजन से लेकर मैक्सिमम 5 साल तक हो सकता है। यानी आप किसी फार्मर को अपने साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंगेज रखना चाहते हैं तो उसका टाइम पीरियड मिनिमम 3 महीने या 6 महीने जो भी एक क्रॉप का सीजन है वो होगा या फिर मैक्सिमम 5 साल होगा। उससे ज्यादा बड़ा टाइम पीरियड आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रख सकते। अगला स्पेसिफिकली जो किसान हमारे एमएसपी पे लड़ाई कर रहे हैं या वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर करें और प्राइसेस सही ढंग से नहीं मिल पाए तो क्या होगा। तो दोस्तों आप क्लॉज 5 को ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है प्राइस शैल बी रिटन इन कॉन्ट्रैक्ट इन एडवांस। अगर कॉन्ट्रैक्ट में इन एडवांस में प्राइसेस नहीं लिखे हुए तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी टर्म्ड एज वॉइड। अगर प्राइस फ्लक्चुएटिंग है या वो वेरी कर रहे हैं तो भी जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ही हैव टू गिव अ गारंटीड प्राइस, नहीं तो गारंटीड प्राइस के साथ साथ उसको एपीएमसी गवर्नमेंट ऑनलाइन पोर्टल ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म से रेफरेंस लेना पड़ेगा कि वो उसे गारंटीड प्राइस के ऊपर कितना अमाउंट और एक्स्ट्रा पे करेगा अगर किसान को नुकसान होता है फ्लक्चुएटिंग ऑफ प्राइस से। मगर अगर किसान ने पहले से ही अपना कॉन्ट्रैक्ट में प्राइसेस लिखवा रखा है तो बट ऑब्वियसली बात है कि किसान तभी कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा जब उसको उसका फायदा हो रहा है। तो ये बहुत अच्छे से क्लॉज 5 में मेंशन किया गया है। साथ में क्लॉज 6 में बताया गया है कि अगर आप कोई सीड रिलेटेड प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो आपको उसकी 2/3 पेमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मिलेगी और बाकी पेमेंट 30 दिन के अंदर मिलेगी। अदर आइटम्स यानी बाकी चीजें जो सीड आइटम्स नहीं है उनकी पेमेंट आपको एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ही मिलेगी। दोस्तों बहुत ही क्लियरली इन लोगों ने मेंशन किया है कि आपको एडवांस में पेमेंट बतानी है और उसको डिलीवरी के टाइम पे आपको पे करना है और ये एक आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ, एक एक्ट के अंदर लिखा हुआ पार्ट है जो हमारे किसान एमएसपी लिखी हुई की डिमांड कर रहे हैं, उसी का ही एक पार्ट है। दोस्तों अगर आप क्लॉज 8 में जाएं तो ये उस चीज के डर को दूर करता है जो हमारे किसानों के मन में है कि क्या उनका लैंड पे कब्जा कर लिया जाएगा। दोस्तों स्पेसिफिकली क्लॉज 8 में मेंशन किया गया है कि नो फार्मिंग एग्रीमेंट शैल बी एंटर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट विद सेल, लीज और मॉर्गेज ऑफ लैंड। यानी आप ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसान के साथ नहीं कर सकते जहां पे आप उसकी जमीन को या तो खरीदने की बात करें या फिर लीज करें या फिर उसको
रेंट करने की या मॉर्टगेज पे लेने की कोई बात करे। तो दोस्तों बहुत ही कैटेगरी की इन लोगों ने मेंशन कर दिया है कि लैंड का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी भी किसान के साथ कोई भी कंपनी नहीं कर सकती। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सिर्फ और सिर्फ फार्म गुड्स का होगा। दोस्तों इसी के अंदर इन लोगों ने स्ट्रक्चर ऑन फार्म लैंड की तक भी बात करी कि अगर कोई कंपनी उस लैंड पे स्ट्रक्चर बना रही है या किसान को बोल रही है कि आपको इसे इतना कवर करना है, तो फिर कंपनी वो सारा कॉस्ट बियर करेगी और वो सारा का सारा स्ट्रक्चर किसान का ही होगा अगर वो बनाने को उसे बोला गया है। तो दोस्तों एंड में क्लॉज 12 के अंदर जो पांचवा हमारा पॉइंट है वो ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट एक रजिस्ट्री अथॉरिटी बनाएगी जो इन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को रजिस्टर करेगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से एमएसपी के डाउट को और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे लैंड को कोई एक्वायर ना कर ले उसके डाउट को इस बिल के अंदर क्लियर किया गया है। और अगर उसके बाद भी कोई आशंका रह जाती है, किसान किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाता, ब्रीच करने में फंस जाता है, तो दोस्तों वो तक के लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट का एक बहुत ही अच्छा क्लॉज दिया गया है। पहला क्लॉज तो यही है कि किसान एक ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय कोई कॉन्सिलेशन टीम बनाए, यानी 2 लोग किसान दे, 2 लोग कंपनी दे, ऐसे 4 लोगों की ऑलरेडी एक नाम लिख के वो लोग कॉन्सिलेशन टीम बना लें कि अगर कल को कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत आती है, डिस्प्यूट होता है, तो वो 4 लोग बैठ के, यानी 2 कंपनी की तरफ से और 2 किसान की तरफ से बैठ के डिसाइड करेंगे कि ये डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व करना है। और अगर ये डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता कॉन्सिलेशन टीम से या कॉन्सिलेशन टीम के बारे में आप लिखना भूल गए अपने कॉन्ट्रैक्ट में, तो एसडीएम, उस इलाके का जो एसडीएम है वो डिस्प्यूट रिड्रेसल अथॉरिटी बन जाएगा, यानी उस डिस्प्यूट को खत्म करने वाली अथॉरिटी एसडीएम होगा। आप एसडीएम के पास 30 दिन के अंदर, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच हुआ है या कोई आपको पेमेंट नहीं हुई है या कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है, तो आप 30 दिन के अंदर एसडीएम के पास जा सकते हैं। और एसडीएम को इतनी पावर दी गई है कि वो किसी सिविल कोर्ट की तरह ऑर्डर सुनाए। और कैसे ऑर्डर सुनाए आप वो देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अगर किसान का पैसा कंपनी नहीं दे पाई है तो उसका जो ड्यू अमाउंट है उसका 1.5 गुना, यानी अगर आपने 1 लाख रुपए किसान का देना था और आप उसे नहीं दे पाए हैं, तो भैया अगर एसडीएम ने ऑर्डर सुना दिया तो आपको उसको 1.5 गुना यानी 1.5 लाख रुपए और यानी 2.5 लाख रुपए किसान को देना होगा। और अगर गलती से किसान अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाता और कंपनी को जो क्या कहते हैं उपज थी जो कंपनी ने उससे डिमांड करी थी वो पूरी नहीं कर पाता, तो किसान को सिर्फ उतना ही नुकसान पे करना है कंपनी को जितना कंपनी को रियलिटी में हुआ है। साथ के साथ इसके अंदर इतना अच्छा क्लॉज एक ये भी दिया गया है कि अगर फोर्स मेजर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है जिसको कहा जाता है कि अनफोरसीन इंसिडेंट्स, यानी जो इंसिडेंट हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते या हमने देखे ना हो कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, अगर उस इंसिडेंट्स के अंदर जैसे कि ओले पड़ गए या बेमौसम बारिश हो गई, अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट के अंदर किसान की खेती बर्बाद हो जाती है और किसान अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाता, तो फोर्स मेजर के इस क्लॉज के अंदर किसान को 1 रुपया भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने पे या कॉन्ट्रैक्ट खराब होने पे उस कंपनी का नहीं देना। इतने क्लॉजेस इसके अंदर दिए गए हैं किसान के प्रोटेक्शन के लिए, किसान की जमीन के प्रोटेक्शन के लिए और साथ के साथ किसान की अपनी फसल की प्रोटेक्शन के लिए। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप इस बिल को पूरा पढ़ेंगे, फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, तो सच में फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल ही है।